एक्टिविटीज मीन्स पावर ऑफ इम्यूनिटीज को डैमेज करते हैं, हेंस आवर पावर ऑफ इम्यूनिटीज आर डैमेज्ड. सो माय लविंग फ्रेंड, वी आर सिंपली सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस. यदि हमारी शरीर इस प्रकार के पैथोजन से ग्रसित हो जाएगी तो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी. सो दैट्स पॉइंट इज सिंपली वी कॉल टू द डिजीजेस. इसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं. तो ध्यान से देखेंगे, कार्यात्मक परिवर्तन के लिए मनुष्य की सामान्य शारीरिक व्यवस्था में ऐसे कारक जो बाधा उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर को रोग से लड़ने में अक्षम बना देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये रोग है. क्या है? ये डिजीज है, रोग है. तो माय लविंग फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि डिजीज जो होती है, सबसे पहले यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स आउट किया है और हमें चाहेंगे कि आप हमारे इस पॉइंट चार्ट को ध्यान से देखेंगे. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ, हमको स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों की आवश्यकताएं होती हैं, अच्छे स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है, एक अच्छे स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है. आइए एक एक करके देखा जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टोल्ड टू यू बैलेंस डाइट, नॉट दी कंप्लीट डाइट, बैलेंस डाइट. सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज. थर्ड, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन. नेक्स्ट, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. फिफ्थ, वैक्सीनेशन. सिक्स, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. And seventh, good habits. My loving friends, good habit, requirement of the proper sleep. ये भी है, requirement of the proper sleep. And stress management, at last yoga. Stress management, तनाव को दूर. आइए एक एक करके थोड़ा सा इस पर विश्लेषण किया जाए, इसको समझा जाए. अब बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग इजी लैंग्वेज इसको समझिए, देखिए. तो सबसे पहले मैंने बताया आपको बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है. ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे और इसके बाद हम आपको टॉपिक बताते चल रहे हैं. आप सारे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे और हमारे टॉपिक को भी ध्यान में रखते चलेंगे. आइए देखते हैं एक एक टॉपिक को. हमने पहले कहा कि बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन हमारा क्या होता है. माय लविंग फ्रेंड्स, डाइट तो हम सभी लेते हैं, but few are taken to the complete diet and few are taken to the balanced diet. कुछ लोग होते हैं जो कंप्लीट डाइट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस डाइट लेते हैं. तो कंप्लीट डाइट का मतलब यह हो गया कि सिर्फ हम गुड़ और रोटी अगर खा लें तो उससे भी हमारा पेट भर सकता है, दाल चावल से भी हमारा पेट भर सकता है. लेकिन अगर यह कहा जाए कि इनको लेने से हमारे बॉडी के टोटल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आ जाएंगे, दैट्स नॉट बी पॉसिबल, संभव नहीं है. वह तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम बैलेंस डाइट न ले लें, संतुलित आहार न लें. हमको कंप्लीट डाइट से कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकता. बैलेंस डाइट में ध्यान रहे कि बैलेंस डाइट के लिए मैंने आपको इसके पहले भी एक बार बताया, लेक्चर में अपने दिया है कि माय लविंग फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, फिर से मैं एक बार उस पर थोड़ा सा समरी दे रहा हूं, आप लोग उसको देखिए. बैलेंस डाइट में मैंने आपको बताया है कि यहां पर आपको कम से कम 500 ग्राम, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 500 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है. इसमें चावल है, दाल है, ये सब आते हैं इसमें, रोटी जिसकी बनाते हैं आप. नेक्स्ट वे दूध है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, लिपिड है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन हैं. इसको प्राप्त करने के लिए वेजिटेबल, सब्जियां हैं, सब्जियों के साथ साथ दूध, मौसमी फल, और इसके साथ साथ एट लास्ट में हमको एक मीठा खाना है. या टोटल जब टॉपिक्स मिल जाते हैं
तो फिर हमारा ये डाइट जो होता है वो संतुलित मात्रा में हमको लेना है। ये नहीं कि जो चीजें हमको अच्छी लगती है हम बराबर उसी को खाते रहें। हमने पूरी सब्जी अच्छा लगा तो हम पूरी सब्जी बराबर उसको खाते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सारी चीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा करके अपने शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में लेस अमाउंट में है उस टोटल न्यूट्रिएंट्स को हमें अपनी बॉडी में फिल करना है। तो इसको हमने कहते हैं कि इसको हम सिंपली बोल देते हैं कि संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है। तो अब तो मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जिससे आपको आपकी बॉडी को टोटल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, बट कंप्लीट डाइट से आपकी बॉडी को टोटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। बैलेंस डाइट से आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वन, रेगुलर एक्सरसाइज। माय लविंग फ्रेंड्स, रेगुलर एक्सरसाइज, आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि आपके बॉडी से स्वेट्स को, पसीने को बाहर निकाल दे। आपको चलना चाहिए ज्यादा, कुछ न कुछ, अगर घर पर है तो कुछ न कुछ कार्य को ऐसे करते रहना चाहिए जिससे कि आपके शरीर के हाथ पैर, शरीर का ब्रेन, आई, ईयर, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, वाइटल और नॉन वाइटल पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं सब के सब एक्टिव हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। तो इसके लिए बोला गया कि इसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। ऐसा एक दिन नहीं करना आपको, ये रेगुलर एक्सरसाइज, आपके बॉडी को हेल्दी बनाए रखना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज तब क्लियर होती है जब हम अपने बॉडी को जो है मेंटेन रखते हैं। ध्यान रहे, थर्ड पॉइंट हमारा आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, व्यक्तिगत और जो है सामुदायिक स्वच्छता। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। माय लविंग फ्रेंड्स, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हेल्दी पर्सन का, व्यक्तिगत सुरक्षा और हाइजीनिक सामाजिक सुरक्षा। आइए एक करके देखा जाए सामुदायिक सुरक्षा में क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा हमको सुबह स्नान करना है, नहाना है, फ्रेश होना है पूरी तरह से, और बॉडी को पूरी तरह से वॉश करना। मैंने बताया वॉश करने के प्रोसेस को, मैंने आपको कई बार बताया है। हमको रगड़ रगड़ करके, डॉक्टर आर्यल कोटवाल ने अपनी बुक में लिखा कि हमको अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ करके स्नान करना चाहिए, इसलिए कि हमारे जो रोए हैं इनके जो होल्स होते हैं ओपन हो जाए ताकि हमारे बॉडी से स्वेट्स आसानी से निकल जाए, वेस्टिजियल मटेरियल हमारे बॉडी से निकल जाए, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वे हमारे बॉडी से रिमूव हो जाए, वेस्ट मटेरियल। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पर्सनल हाइजीन हो गया। एंड कम्युनिटी हाइजीन क्या होता है मेरे लविंग फ्रेंड्स, हमको यह भी ध्यान रखना है हमारे अगल बगल के आसपास के पर्यावरण क्या स्वस्थ हैं, संतुलित हैं। पता चला कि आपने घर तो अच्छे ढंग से बनवा लिया, अगल बगल कूड़े करकट का जो है करकट का ढेर लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपके अगल बगल की एरिया, आपके जो है पास पड़ोस की एरिया जो है वो एरिया जो है पॉल्यूटेड होगी। ऐसी कंडीशन में आदमी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉस्ट कर जाएंगी बॉडी में। इसीलिए हमको खुद की और अपने आसपास की एरिया को स्वच्छ बनाए रखना है। और आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पर कितना ज्यादा जोर दिया है। इसीलिए उन्होंने अपने लिए व्यक्तिगत नहीं दिया बल्कि हम सभी लोगों के लिए दिया। तो ये पर्सनल और जो है कम्युनिटी हाइजीन होती है, हमको अपने को भी स्वस्थ रखना है और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी को, अपने समुदाय को, हम जहां पर रह रहे हैं उस परिवेश को भी स्वच्छ बनाए रखना है। इसको कहा जाता है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। आइए नेक्स्ट वन टॉपिक पर चलते हैं, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, स्वास्थ्य और पर्यावरण। आप ध्यान दें, हम उसी जगह पर स्वस्थ रह सकते हैं जहां पर्यावरण की मात्रा हो, हमको फ्रेश एयर मिल रही हो, खुली हवा मिल रही हो, हम बंद कमरे में ना हो। ऐसी कंडीशन में हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो हमारे चारों तरफ पर्यावरण स्वच्छ है, स्वच्छ होने का रीजन हो गया कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई पैथोजन डेवलप नहीं करेगा। ये माय लविंग फ्रेंड्स, उसमें किसी प्रकार का कोई पैथोजन डेवलप करता है, सिंपली दे आर इफेक्टेड टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्या करेगा, वो इफेक्टेड कर देगा। तो यह बातें हम सभी को ध्यान में रखनी है यदि हमको स्वस्थ रहना है। आइए अगला पॉइंट देखा जाए,
सरकार ने क्या, वैक्सीनेशन, हमको वैक्सीनेशन पर विशेष, अभी आप देखा ना ये कोविड-19 जो चला, इसमें आपने देखा कोविशील्ड वैक्सीन आ गई। इस वैक्सीन से हमने कोविड से अपने को प्रोटेक्ट कर लिया। ये वैक्सीन आई तो ना हमने अपने को प्रोटेक्ट किया। इसी तरह से बीसीजी है, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन हैं जिसको हम वैक्सीनेशन कराते हैं, अपने टीका लगवाते हैं, तो टीकाकरण से रोग को हम आसानी पूर्वक सेव कर सकते हैं, अपने को आसानी पूर्वक सेव कर सकते हैं। टीका लगवा लेने से हमारे बॉडी की सुरक्षा, पावर ऑफ इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। यह होता है वैक्सीनेशन, जिसमें इंजेक्ट किया जाता है, आपकी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, ओरल वैक्सीनेशन दिया जाता है, इंजेक्टिंग वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो इससे हमारी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से एक्टिव होती है और हमारी बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी अगर इंक्रीज करेगी, वी डोंट बी सर्वाइव टू एनी अदर काइंड्स ऑफ डिजीजेस, हम किसी भी रोग से ग्रसित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने कहा कि यह है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है रोग वाहकों का नियंत्रण, इसको हम कहते हैं कि कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, रोग वाहकों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। आइए देखते हैं, डेंगू का प्रकोप ज्यादा फैल गया। आप जानते हैं कि डेंगू एडीज मच्छर से हो रहा है, जहां पर इनके मच्छर मस्कीटो ये उसी जगह पर डेवलप करते हैं जहां पर जो है माला एरिया हो। माला एरिया से बना है मलेरिया। माला मीन्स दूषित, एरिया मीन्स क्षेत्र, दूषित क्षेत्र, दूषित क्षेत्र, गंदे स्थानों से ये उन स्थानों पर आसानी पूर्वक डेवलप करते हैं और डेवलप करके हमारी पर्सनल हाइजीन को इफेक्टेड कर देते हैं, हमारी कम्युनिटी हाइजीन को इफेक्टेड कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने ध्यान दिया कि हमको कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो हमारे रोगजनक वाहक हैं, इन पर भी हमको पूरी तरह से नियंत्रण रखना है। तो इस पर भी हमारा पूरा दायित्व होना चाहिए। हम अपने आसपास के परिवेश को भी हमेशा ध्यान में रखें। कहीं पर ज्यादा समय तक अगर वाटर स्टोर हुआ है तो वहां पर हम केरोसिन ऑयल, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, इस तरह की कुछ ड्रॉप्स वहां पर डाल देते हैं, जिसकी एक लेयर वाटर के ऊपर बन जाती है और मस्कीटो के लार्वा और प्यूपा आसानी पूर्वक डेड कर जाते हैं। हमारे आस पड़ोस में, अगल बगल में कहीं पर भी अगर कोई जानवर, कोई अदर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स डेड कर गया है, उसको कम्युनिटी से बाहर कर देना चाहिए, समुदाय से उसे बाहर कर देना चाहिए, इसलिए कि उसमें ढेर सारे बैक्टीरियाज डेवलप करते हैं जो हमारे बॉडी को इफेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए हमको स्वस्थ रहना है तो हमको अपने चारों तरफ के परिवेश को भी स्वस्थ रखना है। बिना हमारे चारों तरफ का परिवेश स्वस्थ रहे हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, यह होता है। आइए नेक्स्ट पर देखा जाए तो अगला बता रहा है गुड और हेल्दी हैबिट्स। गुड और हेल्दी हैबिट्स, गुड और हेल्दी हैबिट्स, गुड और हेल्दी हैबिट्स। तो गुड और हेल्दी हैबिट्स में हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके साथ एक अच्छी आदतों का जुड़ाव हो, अच्छी आदतें हो, ओवर कॉन्फिडेंशियल या ऑफ मैटर ऑफ द ड्रिंकिंग ना हो, ज्यादा मात्रा में कोई ड्रिंक न करता हो, टोबैको या अदर कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स दोज आर सिंपली इफेक्टेड टू आवर बॉडी, जो से आसानी से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको न लिया जाए। अच्छी आदतों पर विशेष ध्यान दिया जाए, समय से स्नान करना, भोजन करना और सारी बातों को ध्यान में रखना। यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। और उसी समय हमने देखा पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सूती खाते हैं, सुपारी खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, तमाम प्रकार की जो है ड्रग्स हैं, नशीली दवाइयां हैं, इनको लेते हैं तो हम देखते हैं कि इससे हमारी अच्छी आदतें जो होती हैं वो बुरी आदतों में बदल जाती हैं। तो माय लविंग फ्रेंड्स, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, आपको अच्छी आदतों को ध्यान देना होगा। ध्यान दें कि हमारा अमूल्य शरीर हमारे अपने और अपने परिवार के ही लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लिए है। आज हम कोई अच्छा ऐसा कार्य कर जाएं जिससे कि पूरा का पूरा देश हमारा गौरवान्वित हो, तो क्या हमारा शरीर आज हमारे परिवार तक ही सीमित है? नहीं, ये पूरे देश के लिए हो गया। हमारे जितने वैज्ञानिक रहे अब उन्होंने अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश के ऊपर ध्यान दिया, इसीलिए ध्यान दिया।
वो स्वस्थ रहे। तो हमको स्वस्थ रहना है तो अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहना है, अपने समाज के लिए स्वस्थ रखना है, अपने परिवेश के लिए स्वस्थ रहना है। तो हमको हर दृष्टिकोण से अपने बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ रखना होता है। और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मनोरंजन व उचित निद्रा, जिसको कहा गया है रिक्रिएशन एंड प्रॉपर स्लीप। रिक्रिएशन एंड प्रॉपर स्लीप। माय लविंग फ्रेंड्स, सोना भी अच्छी आदत है, बट इतना नहीं सोना है कि हम सो गए 6 बजे से सुबह 6 बजे उठेंगे, नहीं। एक अच्छे विद्यार्थी की यह पहचान होती है कि कम से कम 6 से 7 घंटे पूरी तरह से स्वस्थ निद्रा में रहे। इससे हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन को फुल ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे हमारा ब्रेन फिर से एकदम फ्रेश होकर के वर्क करना स्टार्ट करता है। अभी आप सिंपली फील करिए, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार 2 दिन लगातार आप जग जाते हैं, तीसरे दिन आपका काम करने का पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। रीजन क्या है कि आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिससे आपका ब्रेन वर्क करना जो थक गया। आपका ब्रेन वर्क कर रहा है तो बहुत स्लो वर्क कर रहा है। ऐसी कंडीशन अगर आप सो जाते हैं तो आपको, आपके ब्रेन को कंप्लीट ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि मनोरंजन का भी साधन हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। हम हमेशा कोई वर्क कर रहे हैं, रिटर्न वर्क कर रहे हैं, अंडर वर्क कर रहे हैं, तो हम कहीं से आए तो 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी हमारे पास टाइम बचता है, उस समय के लिए हमने अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ या फिर टीवी है और भी सारे जो मनोरंजन के साधन है, किसी साधन के सामने बैठ करके हम कुछ न कुछ मनोरंजन कर लेते हैं। इससे हमारे साइंस की लैंग्वेज में कहता है द चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलैक्स। द चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलैक्स। जब हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं तो यही हमारा विश्राम होता है। विषय परिवर्तन ही विश्राम है। माय लविंग फ्रेंड्स, विषय परिवर्तन ही विश्राम है। हम विषय को परिवर्तित करते जाए। हम थक करके आ रहे हैं, आराम से बैठ करके मैंने टीवी ऑन कर दिया, ट्रांजिस्टर ऑन कर दिया, तो जो इससे हमको कुछ न कुछ समाचार मिल रहे हैं। हमारा जो थका हुआ शरीर है धीरे 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 स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इस पर भी ध्यान देना है। स्ट्रेस कंट्रोल, तनाव पर नियंत्रण। आप किसी बात को अगर ज्यादा स्ट्रेस में ले लेते हैं, तनाव में ले लेते हैं, तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। हमको तनाव को नहीं लेना है, स्ट्रेस को नहीं लेना है। जो होना है तो होगा ही। भगवत गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा। तो हमको उस पर ध्यान देना है कि जो इन फ्यूचर होना हो, लेकिन उसका दायित्व हमारे ऊपर है। मैं अपने दायित्व से नहीं वो कर रहा हूं, हमको ऐसा नहीं करना है, होगा। वो ईश्वर के ऊपर मत छोड़िए, गॉड के ऊपर मत छोड़िए, कल के ऊपर मत। हाँ, करना है तो करना है, ठीक है, बट इतना नहीं करना है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से लूज हो जाए। एक लिमिट टाइम तक आपको उस पर वर्क करना है, क्रिएट करना है। तो यहां पर आपने देखा कि ऐसी कंडीशन में हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट वन, योगा। योगा इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमको सुबह योग की क्रिया करते हैं। आपने देखा बाबा रामदेव जी ने किस प्रकार से योग की क्रिया को जो है देश में आगे बढ़ाया। जहां हम योग की क्रिया में काफी पीछे थे, आपने जो है योग की क्रिया को लोगों के बीच फैला करके आज हमको विभिन्न प्रकार के जो रोगी हैं, आर्थराइटिस के हो गए, जो स्टमक के रोगी हो गए, या डिफरेंट कैटेगरीज के रोगी हो गए, उनके लिए योगा एक ऐसा प्रतिष्ठित माध्यम हो गया है जिसकी सहायता से आसानी पूर्वक अपनी क्रिया को कर ले रहे हैं, योगा को कर ले रहे हैं। तो योगा को करने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आइए देखते हैं, अब हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ क्या है। आइए देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ जो होता है, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ क्या क्या है। आइए एक एक करके थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ को देख लिया जाए। तो फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ में माय लविंग फ्रेंड, सबसे पहले तो आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आते हैं। तो यहां पर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आ गए, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं, ध्यान से समझेंगे, वातावरणीय प्रदूषण।
इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, वातावरणीय प्रदूषण। गंदे आप जा रहे हो सड़क पर, इतनी तेजी के साथ धूल उड़ रही है, आप श्वास क्रिया को बंद कर लो। ये नहीं कि रुक करके आप जो है मास्क लगाएं, गमछा लगाएं, क्या क्या लगाएं, दुनिया भर को प्रोटेक्ट करें तब आप आगे बढ़े, नहीं। आप अपनी श्वास क्रिया को कुछ समय के लिए रोक लो, आगे बढ़ जाओ। लंबे दूरी तक है तो आप रुक जाओ वहां पर। हाँ, इस तरह से हम पॉल्यूशन से रुक सकते हैं। आपने देखा कि व्हीकल्स हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को ज्यादा क्रिएट कर रही हैं। व्हीकल्स, उससे निकलने वाले धुएं जो होते हैं वो हमारे बॉडी को ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो करते हैं, उससे भी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये होता है जो जितने भी क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स हैं उन पर हमको ब्रेक लगाना है, और ऐसा किया जा रहा है जो है प्रदूषण विभाग द्वारा। प्रदूषण विभाग ने हर गाड़ियों के ऊपर ये नियंत्रण कर रखा है, जब तक उनको जो है प्रदूषण का जो है ओके सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो गाड़ियों को संचालित नहीं कर सकते हैं। तो प्रदूषण को रोकना है हमको। अगला है पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स होता है रोगाणु। तो हमारे शरीर को जो दूसरा कारक है वो रोगाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस हैं जो हमारे बॉडी को इफेक्टेड कर सकते हैं। माय लविंग फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में हमको अपने को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है, इनसे अपने को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट वन जो है इनकरेक्ट लाइफ स्टाइल, त्रुटिपूर्ण जीवन शैली। इनकरेक्ट लाइफ स्टाइल, त्रुटिपूर्ण जीवन शैली। इनकरेक्ट लाइफ स्टाइल, हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से चेंज कर दिया है कि आज हमारी लाइफ स्टाइल इनकरेक्ट हो गई है। हमको अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना है। लाइफ स्टाइल मीन्स जीवन जीने की कला, जीवन जीने की पद्धति को में परिवर्तन लाना है। जैसे हमने देखा कि जो जंक फूड, फास्ट फूड ऐसे व्यक्ति लोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे शरीर में डिजीजेस काज हो रही हैं। तो हमको घर से अच्छे बने बनाए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना है, सुचारू रूप से ग्रहण करना है, समय से ग्रहण करना है, समय से सोना है, समय से जगना है, समय से सारी क्रियाओं को करना है। अपनी दैनिक क्रियाएं, अपनी नित्य क्रियाएं जो होती हैं सब टाइम टू टाइम आप अरेंज करते हैं। कहीं पर जाना हुआ, आना हुआ तो आपको खाकर जाना है, नहीं खाकर जाना है, कैसे करना है, ये सब टाइम वाइज अगर आप अरेंज करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ बनी रहेगी। आइए अगला देखा जाए। तो यांत्रिक चोटें जो होती है, कभी कभी आप मैकेनिकल स्ट्रेस ले लेते हैं, यांत्रिक चोटें ले लेते हैं, तो उससे भी हमको जो है सुरक्षा मिल जाती है यांत्रिक चोटों के द्वारा। तो मैंने ये बताया आपको कि यांत्रिक चोटें जो आप कहीं पर कुछ वर्क कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, तो वहां से खरोच आ जाता है बॉडी में, अन्य कोई एक्टिविटीज हो जाती है, बॉडी में चोट लग जाती है, ब्लड आ जाता है। ऐसी कमियों को दूर करना है हमको, केयरफुल होकर के, पूरी तरह से ध्यान दे करके इस तरह से वर्क को क्रिएट करना है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने रुधिर जो है रोग के विषय में बताया आपको। अब देखिएगा हम कुछ पॉइंट्स और आगे आपको बता रहे हैं, कुछ सामान्य मानव रोग, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज। आइए देखते हैं। A diseases, my loving friend, there are two types of these types of diseases. One is the simply we call to the congenital disease, other is the acquired disease. Congenital and acquired. Congenital को कहा जाता है जन्मजात या आनुवंशिक रोग, जो हमको माता पिता से उपहार में मिलते हैं, गिफ्ट में मिलते हैं, उनको हम आनुवंशिक बोलते हैं, जन्मजात बोलते हैं। और जो उपार्जित होते हैं my loving friend, वो उपार्जित, बाह्य रूप से अर्जित किए हुए, हम किसी के कांटेक्ट में गए, वहां से हमको डिजीज मिल गया था, हमने बाहर से उस डिजीज को लिया। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज जो हमको जन्मजात मिल जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, जिसमें व्यक्ति को रंग पहचानने की क्षमता में परिवर्तन हो जाता है, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोला गया। वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, और इस प्रकार से जो है एल्ब्यूमिनिज्म, रंजकहीनता जिसको कहा गया, और फिनाइलकीटोन्यूरिया, ऐसे डिजीजेज हैं जो कि जन्मजात रोग हैं। क्या है ये? जन्मजात रोग है। फिर से एक जन्मजात रोगों का नाम सुन लीजिएगा, हीमोफीलिया जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, वर्णांधता, आदमी कलर को जो है नहीं पहचान पाता है, और सिकल सेल एनीमिया, रक्त अल्पता हो जाती है, रंजकहीनता, एल्ब्यूमिनिज्म हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, कीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाता है, एक्लेप्टोन्यूरिया हो जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया बहुत ही जो है डेंजरस डिजीज है, जो कि हमको पेरेंट्स से मिल जाती है। तो इस तरह से ये डिजीज जो होती हैं, ये डिजीज जो है
ये जन्मजात है, जिसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्जेंशियल डिजीज है। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जेंशियल डिजीज बोलते हैं माय लविंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन है एक्वायर्ड डिजीजेस, बाह्य रूप से अर्जित किए हुए रोग। बाह्य रूप से क्वाइसरकोर, मेरेस्मस, बेरी, सूखा रोग, अरक्तता, रतौंधी, स्कर्वी, ऐसे रोग है जो आदमी को कुपोषण से होते हैं। कुपोषण से होते हैं। कुपोषण से होने का आशय ये हो गया कि हमारे शरीर के अंदर पोषण की मात्रा समुचित नहीं हो पाती है, इसीलिए हमने कहा कि इसको ऐसे रोगों को कुपोषित रोग कहा जाता है। तो इस तरह एलर्जी है, कैंसर है। तो आपने देखा कि एलर्जिकल डिजीज, कैंसरस डिजीज और जो पॉल्यूटेड डिजीजेज हैं उनमें भी आप देखिए फुफ्फुसी, हम पॉल्यूटेड एयर में चल रहे हैं, पॉल्यूटेड कंडीशन में चल रहे हैं, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई डैमेज होते हैं और ऐसी कंडीशन में हमारा बॉडी कंप्लीटली वर्क नहीं करता। हमारे लंग्स, हमारे वाइटल पार्ट्स, हमारे हार्ट, हमारी किडनीज, हमारे लीवर, ये कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाते हैं। ये ऐसी डिजीजेज हैं जो प्रदूषण के द्वारा जो है, चाहे वो जल के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर गए हो, श्वास के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर गए हो, भोज्य पदार्थों के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर गए हो, इस प्रकार से हम जो है, इस प्रकार से रोग हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, पनपते हैं। और आपने देखा कि जो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल है, संक्रामक डिजीजेज हैं, जिसमें आप लोगों ने मॉस्किटो को देखा कि मच्छर जो होते हैं आते हैं, काटते हैं, हमको मलेरिया पैरासाइट हो जाता है। वाल्चेरिया मर्कटाई में आपने देखा कि चिलेरिया जो होता है ये हमारे बॉडी में जो फाइलेरियासिस डेवलप कर देता है, फाइलेरिया हो जाता है। तो आपने देखा कि ऐसे जो पैरासिटिक कैटेगरीज ऑफ माइन्यूट एनिमल्स हैं, जो पैरासाइट हमारे बॉडी में है, वो बॉडी को एनीमिक बना देते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को लॉस कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको इस प्रकार के पैथोजन से, इस प्रकार से जीवाणुओं से, इस प्रकार से रोगजनक कारकों से पूरी तरह से अपने को बचना होता है। इस प्रकार से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आप लोगों को रोग और उनमें जो है, मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के विषय में आपको समझाया, बताया। और इसके साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट दे देंगे और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा रेगुलर लेक्चर आता रहेगा और ये फाइनल ईयर के एग्जाम तक रेगुलर लेक्चर हम देते रहेंगे। इस तरह से नीट का भी मैं लेक्चर दे रहा हूं, उसका भी मैं लेक्चर देता रहूंगा। नीट वाले स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि जो है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीट ग्रुप में, उससे मैंने मिशन नीट बनाया है, मिशन नीट ग्रुप में ऐड हो जाएं, जिससे कि आसानी पूर्वक उनका जो है अध्ययन नीट का चलता रहे। तो इस तरह से नीट की इस बार हमारे 2 बच्चों ने सिलेक्शन लिया, तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें और नीट क्वालिफाई करें। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।